हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पहुंच चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 50 पे। अगर आपने अभी तक पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले उसे देख लो, जैसे आगे की स्टोरी आपको और भी अच्छे से समझ में आए। चलो अब कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। वैसे रिकैप करने कुछ खास था नहीं। जब वू जियांग और होटू वापस से अपने रेजिडेंट में पहुंचते हैं, उन्हें मालूम पड़ता है कि वो ट्रायल्स पहले ही शुरू हो चुके हैं। ऐसा वू जियांग के बिना नहीं होना चाहिए था। दोनों ही समझ जाते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर सीन दिखाया गया था उस केव का, जहाँ पे जियान का ग्रुप उन गोस्ट क्रीचर्स का सामना कर रहा होता है। पहले तो ब्लू कलर की कॉर्प्स फ्लेम यूरू के ऊपर हमला करती है, लेकिन जियान ने यूरू को बचा लिया था, क्योंकि जियान को गुफा के उस पार जाना होता है। वो अपने ग्रुप को लेकर लगातार अंदर जाता है। फाइनली ये तीनों पहुंच जाते हैं एक बहुत ही बड़े चेम्बर में। इस चेम्बर के बीचा बीच में एक वुल्फ का स्टैच्यू होता है। तभी म्यूफंग किसी से कहता है कि तुम्हारा छिपने का कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही सेंस कर चुका हूँ। उसके मुंह से ये आवाज भारी आई थी। तभी किसी के हंसने की एरी सी आवाज इस गुफा के अंदर गूंजती है। जियान, यूरू और म्यूफंग के सामने एक ब्लैक एनर्जी क्लाउड बनने लगा था। ऑब्वियसली एक गोस्ट वर्ल्ड का क्रीचर होता है। ये जियान और म्यूफंग को यहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जियान की बॉडी में हेवी फ्लेम और म्यूफंग की बॉडी से कुछ अजीब से सेंस कर पा रहा था। ऑफ कोर्स जियान खाली हाथ कैसे लौट सकता था। फिर हो जाती है फाइट शुरू। अगर आप उसकी पूरी डिटेल्स को जानना चाहते हो तो पिछले एपिसोड को जरूर देखना। बाद में जियान ने अपनी हेवी फ्लेम का इस्तेमाल करके उस गोस्ट क्रीचर की बहुत ही गंदी पिटाई करी थी। जब जियान की हेवली फ्लेम से बना ड्रैगन उस गोस्ट क्रीचर की उस ब्लैक गैस को जला के राख कर देता है। इसकी ट्रू अपीयरेंस जियान के सामने आई थी। ये एक वेयरवुल्फ था, और जिस तरीके से इस वेयरवुल्फ की आंखें चमक रही होती हैं, साफ तौर पे ये सोच सकता था। जब जियान इस वेयरवुल्फ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो वेयरवुल्फ एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके इस गुफा की और भी गहराइयों में जाने लगता है। बिना हेजिटेशन के जियान ने उसका पीछा किया था। उस वुल्फ का लगातार पीछा करते करते जियान को फाइनली समझ में आया था इस गुफा को भूल भुलैया कहना सही होगा। अच्छी बात है कि जियान ने उस वेयरवुल्फ के ऊपर पहले से अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को प्लेस कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो वेयरवुल्फ चाकी हुई जियान से छिप नहीं पाता। एंड में इस वेयरवुल्फ का पीछा करते करते जियान एक और बड़े से चेम्बर में पहुंच गया होता है। इस जगह के बीचों बीच में एक शानदार सा दिखने वाला कॉफिन मौजूद था। खैर ये पूरा मामला क्या है, चलो हम उसके बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। अभी जियान केव के उस एरिया में खड़ा होता है जिसके बीचा बीच में बड़ा सा कॉफिन मौजूद था। हम उसे काफी कॉशियसली सीक्रेट चैम्बर के बीचा बीच में आते हुए देखते हैं। वो जस्ट इस कॉफिन के करीब जाने वाला था, तभी उसे पास में कुछ मूवमेंट सेंस होती है। ये वेयरवुल्फ होता है। अभी वो वेयरवुल्फ वापस से अपने वुल्फ की फॉर्म में आ चुका होता है। ये जमीन पे पड़ा हाँफ रहा था, लेकिन अब भी उसकी गुस्से से भरी आंखें जियान के ऊपर टिकी थी। वो जियान को देख के गुर्राते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारे पास इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? तुम बस एक पीक 3 स्टार 2 एम्परर हो। तुम्हारे पास ऐसी स्ट्रेंथ का होना इम्पॉसिबल है। जियान कोल्ड आवाज में कहता है, ये सब जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बस तुम इतना समझ लो कि तुम इसी जगह पे दफन होने वाले हो। ये कहते कहते जियान का हाथ हैवी जॉन रूलर पे अपनी ग्रिप को और भी टाइट कर लेता है। वो रेड हेवली फ्लेम उसकी रूलर को और भी इंटेंस ग्लो देने लगी थी। जियान की आंखें फ्लिकर होती है। वो कहता है क्योंकि तुम इंसानी रूप को ले पाए हो, इसका मतलब तुम भी काफी स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे इस कॉफिन के बारे में बताओ। जियान के आईब्रोज के बीच में एक ग्रीन फ्लैश होता है। हम उस वेयरवुल्फ की बॉडी को ट्रेम्बल होती हुई देखते हैं। वो गुर्राते हुए कहता है, तुम इंसान कभी अपनी बात को रखते नहीं हो। इस वजह से अगर तुम ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ तो तुम सपने देख रहे हो। साफ तौर पे जियान की सोल इम्प्रिंट की वजह से ये वुल्फ काफी ज्यादा पेन में था। जब जियान की धमकी भी काम नहीं आती, वो समझ जाता है कि अब उंगली को टेढ़ा ही करना होगा। अचानक से बूम की आवाज के साथ जियान की बॉडी में से इंटेंस फ्लेम बाहर आई थी। इसमें वो काले रंग की नाइटी डिवाइरिंग फ्लेम भी मिली होती है, जो कि वुल्फ को डिवावर करने के लिए आगे बढ़ती है। इस इंटेंस हीट और डिवावरिंग पावर को सेंस करके वो वुल्फ फिर से कांपने लगता है। उसने आसमान की तरफ मुंह करके एक तेजी से हाउल किया था। नेक्स्ट मोमेंट में बूम की आवाज के साथ जियान की हेवी जॉन रूलर टेरिफाइंग मोमेंटम को लेकर उस वुल्फ की बॉडी से जाके टकरा जाती है। काफी जल्दी वुल्फ की बॉडी फ्लेम के द्वारा रिफाइन होने लगी थी। ऐसे नजारे को देख के जियान काफी सेटिस्फाइड फील कर रहा था। उसकी बॉडी से बाहर आने वाला वो मिल्की व्हाइट ग्लो अब और भी इंटेंस हो गया होता है। ऐसी चकाचौंध करने वाली रोशनी की वजह से इस गुफा की कारी दीवारें भी चमकने लगी थी। जैसे जैसे गुफा का तापमान और बढ़ता है, वो इंसानी भेड़िया बार बार अपने फॉर्म को चेंज कर रहा था। साथ ही उसकी वो पैनी चीखों की आवाजें इस पूरी केव में गूंजती हैं। देखते देखते उस भेड़िया का शरीर छोटा होने लगता है। सीन को देख के ऐसा लग रहा था अगर फ्लेम्स को रोका नहीं गया तो काफी जल्दी वुल्फ पूरी तरह से रिफाइन हो जाएगा। एक आखिरी बार अपने सिर को ऊपर उठा के वो वुल्फ हाउल करके बोलता है, डैम ह्यूमन, अगर मुझे मरना भी पड़ा तब भी मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। इस समय उसकी आंखें एकदम ब्लड रेड हो चुकी होती हैं। अचानक से उसके शरीर में से एक ब्लैक एंड रेड एनर्जी बाहर आती है। ये बूम की आवाज के साथ किसी ग्लास की तरह बिखर गया था। ये जियान की फ्लेम के चंगुल से बच के एक बार फिर से हवा में मिल जाता है। नेक्स्ट मोमेंट में एक वुश की आवाज के साथ
साथ एक रेड और ब्लैक एनर्जी जियान की फ्लेम बैरियर को चीर के भागने लगी थी। इसे देख के जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहता है तो तेरे ये दांत सिर्फ हथियार नहीं है, ये अपनी सेपरेट पावर को पोजेस करते हैं। जियान का हाथ क्लेंच हुआ था। से बाहर आने वाली हीट और भी इंटेंस हो जाती है। जियान कहता है तभी तू मुझसे बच नहीं पाएगा। स्विफ्ट मूवमेंट के साथ जियान का हाथ आगे बढ़ा था। इससे पहले वो रेड एंड ब्लैक लाइट जियान की नजरों से पूरी तरह से गायब हो पाती, उसके सामने एक काले रंग का बैरियर अपीयर होता है, जिससे वो पूरी तरह से इसमें फंस जाती है। हम जियान को अपनी हथेली को आगे बढ़ा के पीछे इशारा करते हुए देखते हैं। एनर्जी जो कि भागने की कोशिश कर रही थी, न चाहते हुए भी उसे जियान के पास आना पड़ता है। जियान कहता है मैं भी एडमिट करता हूँ कि तुम काफी चालाक हो, कि तुम्हारे लिए बदकिस्मती की बात है कि तुम मुझे मिल गए हो। के हाथ में मिल्की व्हाइट फ्लेम इरप्ट हुई थी और वो ब्लैक गैस पूरी तरह से सराउंड हो जाती है। इस मिल्की व्हाइट हेवली फ्लेम में फॉलिन हार्ट फ्लेम, गोल्डन इंसुलेटिंग हेवली फ्लेम जैसी हेवली फ्लेम्स भी दूसरे से कोऑपरेट कर रही होती हैं। इस वजह से जियान की हेवली फ्लेम काफी जल्दी उस वेयरवुल्फ की सोल को जलाने लगती है। वो वुल्फ सोल चीखते हुए बोलती है, भले ही मुझे मरना पड़ रहा हो लेकिन तुम भी इस कॉफिन से बच नहीं पाओगे। उसने इस कॉफिन का नाम स्काईलेस कॉफिन बताया था। इन आखिरी शब्दों को बोलते बोलते उस सोल की आवाज हल्की सी ट्रेम्बल होती है। फाइनली जियान की हेवली फ्लेम उस सोल को पूरी तरीके से निकल जाती है। जब वेयरवुल्फ की रेमिनेंट पावर जियान की बॉडी में वापस लौटी थी, जियान सेंस करता है कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। ये जियान के लिए एक सरप्राइज था। वो कहता है अनएक्सपेक्टेडली अगर मैं अपनी हेवली फ्लेम्स का इस्तेमाल करके इस घोस्टली एनर्जी को रिफाइन करता हूँ तो मेरी स्पिरिचुअल कल्टिवेशन में हेल्प कर सकती है। जब अपने माइंड पैलेस को चेक करता है, जिसे हम बोलते हैं सी ऑफ कॉन्शियसनेस, जियान पाता है कि उसका माइंड पैलेस थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया था। इस चीज का एहसास करके जियान की आंखें चमकने लगती हैं। इसी मोमेंट में गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज इस केव में गूंजती है। वो कहते हैं लड़के, लगता है तुझे कुछ अच्छा मिला है। गोल्डन ड्रैगन किंग बताते हैं कि ओरिजिनली मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं घोस्ट एनर्जी तुम्हारे दिमाग को बुरी तरीके से प्रभावित न करे, लेकिन लगता है जब तुम्हारी हेवली फ्लेम से इसे रिफाइन कर देती है तो ये घोस्ट एनर्जी तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर के लिए एक टॉनिक में बदल जाती है। ये तुम्हारे लिए सच में काफी कीमती तोहफा है। लेकिन इससे पहले जियान खुश हो पाता, गोल्डन ड्रैगन की अगली बात जियान को फिर से सीरियस मोड में ले आती है। वो कहते हैं जियान तुम यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकते हो, ये स्पेस सील हो चुका है, यहाँ से बाहर जाना इतना आसान नहीं होने वाला। बिना हेजिटेशन के जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैलाता है। चीजों को ध्यान से सेंस करने के बाद जियान को मालूम पड़ता है कि जिस दरवाजे से वो यहाँ पे आया था वो एक अनजान पावर से सील हो चुका है। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी इस दरवाजे के बाहर नहीं जा पा रही है। जब जियान रियलाइज करता है कि आगे बढ़ने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, उसका ध्यान सीक्रेट चैम्बर के बीचा बीच में पड़े उस मिस्टीरियस कॉफिन के ऊपर गया था। जैसे जैसे जियान आगे बढ़ रहा था, उसे जमीन पर कई हड्डियां और ऊपर कई मकड़ियों के जाले दिखाई देते हैं। ये हड्डियां और किसी के नहीं बल्कि इंसानों की थी। खासकर जब ऐसे हड्डियों से भरी जगह में ऐसा ईरी साइलेंस फैला हुआ हो, ये अच्छे अच्छों को डराने के लिए काफी है। एक समय पे जियान ने कदम को जस्ट आगे लिया ही था, तभी उसकी इंस्टिंक्ट चिल्लाती कुछ तो गड़बड़ है। वो दोनों फैंग्स, फैंग का मतलब होता है वो दो दांत जिनका इस्तेमाल वो वेयरवुल्फ कर रहा था, ये रेड एंड ब्लैक फैंग्स उस मिस्टीरियस कॉफिन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। इस नजारे को देख के जियान अपनी दांती मीस लेता है। वो कहता है तो ये बात है, ये फैंग्स ऑर्डिनरी नहीं है बल्कि अपने अंदर सोल्स को पोजेस करते हैं। क्या इस कब्र को खोलने की चाबी है? जियान ने तुरंत ही 2 कदम पीछे लिए थे। जियान कहता है क्या वो वेयरवुल्फ इस कॉफिन का गार्डियन था? इससे तनाव की वजह से सीक्रेट चेम्बर की हवा भी भारी सी महसूस होती है। जियान ने अपनी हेवी फ्लेम्स को कभी भी एक्शन लेने के लिए तैयार कर लिया था। जियान के पैरों के पास सिल्वरी लाइट फ्लैश होती है, उस जगह से गायब हो जाता है। भले से पता ना हो कि इस कॉफिन के अंदर क्या चीज मौजूद है, लेकिन जो डर उस वेयरवुल्फ की आंखों में दिखाई दे रहा था, साफ तौर पे उसके हिसाब से वो चीज बिल्कुल सिंपल नहीं होनी चाहिए। लगता है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने से पहले उस वेयरवुल्फ ने अपने फैंग्स को एक्टिवेट कर दिया था। अगली बार जहाँ पे जियान अपीयर होता है वो दोनों ब्लैक एंड व्हाइट फैंग्स के सामने की जगह थी। जब से उसकी नजर इन दोनों फैंग्स के ऊपर गई थी, ये दोनों जियान के परसेप्शन में होते हैं। कोइंसिडेंटली हवा में जहाँ पे जियान फ्लोट कर रहा होता है वो जगह कॉफिन के ऊपर होती है। वो नीचे के उस कब्र में 2 छेदों को देखता है और जैसा इन दोनों दांतों का आकार था, लगता है दोनों फैंग्स उन दोनों होल्स में अच्छे से फिट होते। जस्ट फैंग आगे बढ़ के उन होल्स में एंटर करने वाले थे, तब इनका रास्ता रोकता है एक बड़ा सा फ्लेम बैरियर। फ्लेम बैरियर से टकरा के फैंग्स वापस बाउंस बैक हो जाते हैं। बिना हिचकिचाहट के जियान का हाथ आगे बढ़ता है, वो इन दोनों फैंग्स को अपनी स्पेशल अंगूठी के अंदर रख लेता है। जब जियान ने इन फैंग्स को टच किया था, उसे एक कोल्ड और सिनिस्टर ऑरा फील हुआ था, लेकिन वो हाल फिलहाल के लिए इसे इग्नोर मारता है। वो फोकस करता है उस एंटिटी को जागने से रोकने पे जिसे कॉफिन में सील किया गया है। दोनों फैंग्स को सफलतापूर्वक अपनी अंगूठी में रखने के बाद जियान ने एक ठंडी सांस भरी थी। वो फैंग से बाहर आने वाले उस कोल्ड ऑरे के बारे में इसलिए चिंता नहीं करता क्योंकि वो कोल्ड एनर्जी जियान के लिए काफी कमजोर थी। वहीं पे गोल्डन ड्रैगन जो कि लगातार इन
सारे इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अचानक से अलर्ट हो जाते हैं। उनकी आंखें टिकी हुई थी उस कॉफिन के ऊपर। जिन लोग कहते हैं और मुझे काफी जाना पहचाना लग रहा है। इस सीक्रेट चेम्बर से बाहर यूरू और म्यूफंग जो कि वुल्फ के मेंटल अटैक की वजह से अनकॉन्शियस हो चुके थे, वो फाइनली जाग जाते हैं। अब इन दोनों की खोपड़ी में दर्द हो रहा होता है। अपनी होश आवाज को वापस पाके यूरू अपने चारों तरफ देखती है। फिर वो एक एंशियस आवाज में कहती है जियान कहाँ पे है। अभी म्यूफंग भी गहरी सांसें भर रहा था। वो रिप्लाई करता है लगता है जियान उस वेयरवुल्फ के पीछे गया होगा, उसने कुछ हैंडसीज चेंज करी थी। म्यूफंग को मालूम पड़ जाता है वो किधर गया है। यूरू कहती है चलो हम भी चलते हैं। दोनों एक बार नोट करके दोनों जियान वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ गए थे। जहाँ तक बात रही जियान की, वो उन सीढ़ियों को देख रहा होता है जो उस कब्र तक जा रही थी। इस सीक्रेट चेम्बर की चौड़ाई करीब 10 फीट की होगी और जो अंधकार चारों तरफ फैला हुआ होता है वो एक अलग ही ईरी वाइब दे रहा था। बेसिकली एटमॉस्फेयर काफी एंशिएंट सा लगता है। ऐसा लगता है हजारों सालों से यहाँ की किसी भी चीज को छुआ नहीं गया हो। भले इस जगह पे पूरी तरीके से शांति फैली हो, तब भी जियान को ऐसा लगता है कि ये जगह बिल्कुल सिंपल नहीं है। अब भी वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस चेम्बर की पूरी तहकीकात नहीं कर पा रहा था। इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को अच्छे से पकड़ के जियान खुद से बोलता है लगता है यहाँ पे कोई अनजानी फोर्स मौजूद है। मिल्की वाइट फ्लेम एक गोल बबल में बदल के जियान को अपने अंदर ले लेती है और जियान की हैवी रूलर किसी भी अटैक का सामना करने के लिए तैयार थी। जब जियान एक बार पूरी तरीके से मन बना लेता है, वो कॉफिन की तरफ ले जाने वाली सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ गया था। जियान के पैर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और उसकी आंखें सराउंडिंग्स को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही होती हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, इस डार्कनेस से भरे चेम्बर के अंदर जियान किसी दिए की तरह लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही जियान के पैर उस सीढ़ियों को छूते हैं, एक डेंस लेवल का ईरी ऑरा जियान की दुनिया को करोड़ करने की कोशिश करता है। असल में सिर्फ एक ऑरा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे दसियों हजार औरों से बना होगा। ये सभी जियान के डिफेंसेस को तार तार करने की कोशिश कर रहे थे। इस ब्लैक ईरी एनर्जी को सेंस करके एक बार के लिए जियान के माथे पे ही पसीना आ जाता है। वो कहता है क्या अजीब हो रहा है। भले उसकी हेवी फ्लेम लगातार उसे प्रोटेक्ट कर रही हो, तब भी और जियान की कॉन्शियसनेस के ऊपर लगातार हमला करते हैं। जब तक जियान सीक्रेट चेम्बर के बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाता, उसके ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब तक वो डार्क और जो कि जियान को घेर रहे होते हैं, उनके नंबर्स लाखों में पहुंच गए थे। इन एनर्जीज के लगातार जियान की बैरियर से टकराने की वजह से जियान का द्वीप की बैरियर कमजोर होता जाता है। वो मिल्की वाइट फ्लेम जो कि उसे लगातार प्रोटेक्ट कर रही थी, वो इस समय डिम हो गई होती है और ऐसा होने से इस चेम्बर की डार्कनेस और बढ़ जाती है। समय आ गया था जब जियान अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है। एक फ्लेम की इंटेंस वेव उसकी बॉडी में से बाहर आई थी। बस इस बार फर्क ये होता है कि इस बार इन हेवी फ्लेम में जियान की मेंटल स्ट्रेंथ भी छिपी होती है। इस चकाचौंध करने वाली रोशनी की वजह से कुछ समय के लिए वो डार्क एनर्जीज भी जियान से दूर हो गई थी। जैसे जैसे जियान की मेंटल पावर फैलती है, जियान को कुछ इंटरेस्टिंग मालूम पड़ा था। वो पाता है कि इन घोस्टली औरों के खिलाफ उसकी मेंटल पावर बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है। लगता है उसकी मेंटल पावर इन घोस्टली औरों की नेमेसिस है। जियान को उससे कहता है ये घोस्ट एनर्जी मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये उससे अलग है। ये छोटे छोटे और इविल स्पिरिट्स नहीं है, बल्कि करप्ट हो चुकी सोल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। इस चीज को समझने के बाद जियान ब्लैक औरों को और भी ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। एकदम डीप ब्लैक शैडोज होती हैं। ऐसा लगता है इनके अंदर नफरत भरी हो। इन्हें कुछ समय तक केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद जियान अंदर से एक चिल फील करता है। असल में बात ये होती है कि सभी सोल फ्रेगमेंट्स चेम्बर के बीचा बीच में पड़े इस कॉफिन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये इस कॉफिन के रखवाले की तरह काम कर रहे थे। जियान की नजरें कॉफिन के बगल पे जाती हैं। वहाँ पे काली ऊर्जा का बादल बना हुआ था। जब उसकी मेंटल पावर इसके अंदर जाने की कोशिश करती है, उसे एक हैवी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे इस एनर्जी के आर पार नहीं देखा जा सकता है। इस डिस्कवरी की वजह से जियान और भी क्यूरियस हो चुका होता है। वो कहता है मेरी कितनी कोशिश करने के बाद भी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इसके अंदर डेफिनेटली कोई अनयूजुअल चीज मौजूद है। अभी गोल्डन डेकिंग के पास जियान के कानों में पहुंचे थे। वो कहते हैं वो दोनों फैंग्स जाओ उन दोनों को होल्स में प्लेस कर दो। इस कॉफिन को खोलने का बस यही एक रास्ता है। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक पल के लिए हेजिटेशन फ्लैश हुई थी, लेकिन जियान को पता होता है कि मास्टर गोल्डन डेकिंग उसके लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। वो केयरफुली स्टोरिंग से दोनों फैंग्स को बाहर निकाल के उस कॉफिन के पास जाने लगता है। जैसे जैसे दोनों के बीच में दूरी कम होती जा रही थी, वो डार्क और भी इंटेंसिफाई हो रहे थे। ये डेस्परेटली जियान को आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं, लेकिन जियान जो कि डिसाइड कर चुका होता है, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप को आगे पुश करता है। अंत में जाके दोनों बड़े बड़े दांतों को उस कॉफिन की होल्स में प्लेस कर दिया गया था। क्लिक की आवाज सुनाई देती है। वे दोनों फैंग्स उस सील के अंदर एकदम परफेक्टली फिट हुए थे। बस बात ऐसी होती है कि जियान के ऐसा करने के बाद भी वो कॉफिन खुलने का नाम नहीं लेता, बल्कि वो कॉफिन को घेरने वाला ब्लैक ऑरा अब एकदम वायलेंट हो गया होता है। जियान को इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस भी मालूम पड़ती हैं। तभी सीक्रेट चेम्बर के अंदर एक ड्रैगन रोर गूंजा था। जिन लोग जियान को केयरफुल रहने की चेतावनी देते हैं। इससे पहले जियान रिएक्ट कर पाता, वो ब्लैक और एक जगह पे कंडेंस होके एक ब्लैक लाइट वी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
एक ही इंस्टेंट के लिए जियान और गोल्डन ड्रैगन दोनों उसके द्वारा निकल लिए जाते हैं। जियान के चारों तरफ सब कुछ ब्लरी हो रहा था। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म में से उसकी रूह को बाहर खींचा जा रहा हो। वो बेहोश होने की कगार पे आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि जियान को उस ब्लैक लाइट ने सॉलो कर लिया होता है। इस वजह से सीक्रेट चेम्बर में फिर से वो ईरी साइलेंस फैल गया था। धीरे धीरे करके यहाँ का ऑपरेसिव ऑरा भी फेड हो रहा था। ऐसा लगता है जो भी चीज कॉफिन के अंदर मौजूद है वो भी बाहर आने का इंतजार कर रही है। इससे पहले चारों तरफ की डार्क एनर्जी पूरी तरह से काम हो पाती, हम बैंक की आवाज के साथ उस दरवाजे को टूटते हुए देखते हैं। इस चेम्बर में यूरो मीफंग पहुंच चुके थे क्योंकि मीफंग जियान को ट्रैक करते करते यहाँ पे पहुंचा है। जब वो सीक्रेट चेम्बर को बिल्कुल खाली पाता है वो एकदम शॉक हो गया होता है। खासकर उसके ध्यान को अपनी तरफ ब्लैक ऑरा खींचता है जिसने कॉफिन को सराउंड करके रखा था। यूरो जिसके चेहरे के रंग बदल गए होते हैं वो म्यूफंग से पूछती है कहाँ जियान कहाँ पे गया है। अभी म्यूफंग के चेहरे के एक्सप्रेशन भी अगली हो चुके थे। वो कहता है जियान यहीं पे है, लेकिन लगता है वो किसी बड़ी परेशानी में फंस गया है, हमें उसकी मदद करनी होगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं तब के नजारे को जब जियान को उस फोर्स ने अपने अंदर खींच लिया होता है। भले ही उसके चारों तरफ सब कुछ ब्लरी सा लग रहा हो, तब भी जियान ने तुरंत अपनी स्टोरिंग से मेर्सेपिस को बाहर निकाल के उन्हें जल्दी से कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। आखिरकार आगे क्या होने वाला है उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। इस वजह से उसे अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा पीक कंडीशन में रखना होगा। अभी उसकी बॉडी को कवर करने वाली हेवी फ्लेम्स एकदम ब्राइट हो चुकी होती हैं। कुछ समय के बाद जब जियान अपने आसपास की चीजों को नोटिस करता है हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को तुरंत ही बदलते हुए देखते हैं। उसने सच में ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि शुरुआत से जियान को भी ऐसा लग रहा था कि ब्लैक लाइट बीम अपने सीक्रेट्स को रखती है, बस जियान ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि फोर्स अपने अंदर एक एक्चुअली पूरी दुनिया को रखेगी। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है हिडन डायमेंशन की। बाहर से ब्लैक लाइट बीम एक फुट के बराबर होती है, लेकिन इसके अंदर का जो इंडिपेंडेंट स्पेस होता है वो तोशे एंशिएंट गॉड के द्वारा छोड़े हुए एंशिएंट डायमेंशन से बिल्कुल कम नहीं था। बस दोनों में इतना फर्क होता है कि स्पेस के अंदर कोई भी एंशिएंट ऑरा जियान को फील नहीं होता है, ना ही यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्स मौजूद थे। दूर दूर तक खाली स्पेस मौजूद होता है। एक डिस्टेंस के बाद जियान आगे देख नहीं पाता। इस जगह की जमीन को भी ब्लैक गैस ने ढक के रखा था। जब स्पेस में हल्की सी हवाएं चलती थी ये अपने साथ एक तरीके की चिल्ली कोल्ड एनर्जी को लाया करती थी। जियान कहता है एक हिडन डायमेंशन है। अभी जियान के बगल में गोल्डन ट्रैकिंग का अवतार भी फ्लोट कर रहा होता है। जिन लोग कहते हैं यहाँ पे आने से पहले मैंने इस कॉफिन के ऊपर अपने क्लैन की कुछ ड्रैगन इंस्क्रिप्शंस को नोटिस किया था, लेकिन उस कॉफिन को सराउंड करे ब्लैक ऑरे की वजह से मैंने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। ये सुन के जियान स्टार्टर्ड हो गया था। वो कहते हैं ड्रैगन इंस्क्रिप्शंस, अगर वो सच में ड्रैगन इंस्क्रिप्शंस हैं तो जिन लोगों ने अच्छे से रीड करना आता होगा, क्योंकि पूरी ड्रैगन क्लैन में कोई ऐसी इंस्क्रिप्शन नहीं है जिसे गोल्डन ड्रैगन जानते ना हो। जियान कहता है मास्टर वो इंस्क्रिप्शंस क्या कह रही थी। गोल्डन ड्रैगन किंग कुछ सोचने के बाद बताते हैं उन इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से इस जगह पे एक ड्रैगन सोल मौजूद है। सोच की बात है कि समय के गुजरने की वजह से उन इंस्क्रिप्शंस का आखिरी हिस्सा फेड हो गया है, इस वजह से मैं उसे रीड नहीं कर पाया हूँ। जब जिन लोग ड्रैगन सोल के बारे में बात करते हैं जियान सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है एक ड्रैगन सोल। जिन लोग बताते हैं हाँ एक ड्रैगन सोल हमारी ड्रैगन क्लैन की लिनेज को रिप्रेजेंट करती है। किसी ड्रैगन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर बची रह जाती है एक ड्रैगन सोल। ये सुन के जियान अपने हाथ को वेव करता है। उसकी फ्लेम्स और भी चमकने लगी थी। जब जियान अपनी सराउंडिंग्स को ध्यान से ऑब्जर्व करता है वो पाता है कि इस पूरे स्पेस का कोई आकार नहीं है। वो चाहे किसी भी दिशा में देख रहा हो लेकिन उसे कोई अंत दिखाई नहीं देता। ये सेंसेशन जियान को काफी अनईजी फील करवा रही थी। कुछ हैंड से उसको चेंज करता है। उसके आईब्रोज के बीच में से स्पिरिचुअल वेव इरप्ट हुई थी। जिस तरीके से नदियों की धारें होती है ये उसी तरीके से 10 स्ट्रीम से ट्रांसफॉर्म होके इस पूरे स्पेस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। अभी हवा में फ्लोट कर रहा जियान किसी चमकते हुए सूरज की तरह लग रहा होता है और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस अनजान जगह के राज जानने की कोशिश कर रही थी। ग्रेजुअली उसके आसपास की रोशनी और भी कम होती जाती है। वो चारों तरफ की डार्क रेड गैस जियान की तरफ इकट्ठी होने लगती है। इसे देख के जियान कहता है इस जगह की हवा में भी एक अजीब सा चिली ऑरा मिला हुआ है। ये चीज स्पिरिट्स के लिए तो काफी अच्छी है लेकिन ये इंसानों के लिए जहर जैसा है। अगर इंसान के शरीर में चला जाता है तो इसे धीरे धीरे करके किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी बदल जाएगी और अंत में जाके वो भी घोसली क्रीचर बन जाएगा। जिन लोग कहते हैं यहाँ पे कुछ तो है। मैं एक फैमिलियर ऑरे को सेंस कर पा रहा हूँ। अपनी हेवली फ्लेम से उस डार्क रेड ऑरे को दूर करके जियान एक रैंडम डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। हाउएवर उसने थोड़ी सी दूरी तय करी होती है। हम जियान को जाने से एक जगह पे जमते हुए देखते हैं। वो अपने पीछे से एक बहुत ही टेरिफाइंग ऑरे को सेंस करता है। ये चीज इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग होती है कि उसने जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इसकी तरफ जो आगे भेजी होती है वो पूरी तरीके से गायब हो गई थी। ऐसा लगता है जियान की सोल पावर कोई चीज निकल गई हो। जियान के द्वारा भेजी गई 10 स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की स्ट्रीम्स में से उसके पास बस 9 लौटी थी। गोल्डन ड्रैगन जियान से बोलते हैं लगता है ये जगह इसलिए बनाई गई है जिससे किसी चीज को अपने अंदर कैद करके रख सके। चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए जियान अपने आप को ढकने वाली फ्लेम्स को और एनर्जी सप्लाई करता है। फिर
फिर वो उस दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगा था जहाँ से वो डेंजरस सेंसेशन आ रही थी। क्योंकि जियान यहाँ पे पहुंच ही चुका है तो वो खाली हाथ तो बिल्कुल वापस नहीं लौटेगा। और क्योंकि गोल्डन ड्रैगन यहाँ पे किसी जानी पहचानी चीज को महसूस कर पा रहे हैं तो जियान भी उसके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक होता है। पिछली बार जब जिलोंग ने कुछ फैमिलियर सेंस किया था तो जियान को चिंगयुआन मिली थी। इस डार्क स्पेस में जियान और जिलोंग दो लाइट बीम में ट्रांसफॉर्म होकर आगे बढ़ रहे होते हैं। इनका निशाना वो अजीब से ऑरी का सोर्स था। इवेंचुअली जियान और जिलोंग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। इस समय जियान उस लोकेशन से करीब 10 फीट की दूरी पे फ्लोट कर रहा होता है और उसके ऊपर हवा में मौजूद होते हैं गोल्डन ड्रैगन किंग। दोनों की नजरें सामने की रोशनी के गुब्बारे के ऊपर टिकी हुई थी। इस चीज को देख के जियान को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। लगता है रोशनी के गोले के अंदर का जो ऑरा है उसने जियान की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, लेकिन वो ऊपर फ्लोट कर रहे गोल्डन ड्रैगन को नोटिस नहीं कर पाता। अगले पल में ही फूलना शुरू हो जाता है। ये एक ही फ्लैश में जियान के सामने प्रकट हो गया था। सिचुएशन को इस तरीके से बदलते हुए देख जियान इंस्टिंक्टिवली अपने कदमों को पीछे लेता है। उसकी धड़कनें बढ़ गई होती हैं। तभी इस रोशनी के गोले के अंदर से एक आवाज बाहर आई थी। वो आवाज कहती है कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एक 3 स्टार 2D की स्ट्रेंथ वाला इंसान एक्चुअली में यहाँ तक पहुँच पाया है। ये आवाज एक अथॉरिटी के प्रेशर को रखती थी। वो आवाज फिर से गूंजती है। जो भी प्राणी उस रोशनी के गोले के अंदर होता है वो कहता है लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए हो? इस आइसोलेटेड सीक्रेट रियल्म को इन्फर्नल कॉस्ट फॉरेस्ट के अंदर सील किया गया है। जब से इस रियल्म को बनाया गया है तब से कोई भी इसके अंदर एंटर नहीं कर पाया। आखिर तुम ऐसा कैसे कर पाए हो? जियान एकदम चौकन्ना था। अपने चारों तरफ फ्लेम्स को और भी मजबूत करके जियान कहता है सीनियर आपकी आईसाइट काफी इंप्रेसिव है। आप एक ही बार में मेरी स्टैंड के बारे में पता लगा पाए हो। मैं यहाँ पे एक्सीडेंटली पहुंच गया हूँ और मैं यहाँ से जानना चाहूंगा। जिस लेवल का प्रेशर जियान को महसूस हो रहा होता है जियान की इस एंटिटी से टकराने की इच्छा नहीं होती। वो धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे लेने लगता है। वो लाइट स्फीयर के अंदर ऐसी टेरिफाइंग पावर को सेंस कर पा रहा था जो कि जियान के सारे रोंगटों को खड़ी कर रही होती है। बट जैसे ही जियान के कदम पीछे हटने शुरू होते हैं उस लाइट स्फीयर में से एक रेड एनर्जी बाहर आई थी। ये जियान का पीछा करती है। साथ में पुरानी सेवा जियान के दिमाग में फिर से पहुंची थी। स्फीयर के अंदर का क्रीचर कहता है हजारों सालों में पहला इंसान यहाँ तक पहुंच पाया है। आखिर मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकता हूँ? तुम सारे के सारे इंसान धोखेबाज होते हो। इस वजह से मैं तुम्हें आज डिवावर करके अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का एक छोटा सा बदला लूंगा। लेकिन इससे पहले जियान के ऊपर हमला कर पाता गोल्डन ड्रैगन जो कि आसमान में फ्लोट कर रहे होते हैं, लगता है वो इस पल इस क्रीचर को पहचान गए थे। ऑफ कोर्स ऐसा होने के बाद भी वो जियान की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आते। उनकी आंखें लगातार जियान को ऑब्जर्व करती रहती हैं। जैसे जैसे डार्क रेड एनर्जी बीम जियान की तरफ आगे बढ़ती है वो उसके अंदर की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को सेंस करता है। इस अटैक को बिल्कुल हल्के में न लेते हुए जियान अपने रूलर को अपने सिर के ऊपर उठाता है। हैवी जॉन रूलर को मिल्की व्हाइट फ्लेम में पूरी तरीके से सराउंड कर लिया था। फिर एक झटके के साथ हम उस रूलर को नीचे की तरफ स्लैश होते हुए देखते हैं। जैसे रूलर को बाहर आता है ये बूम की साउंड के साथ उस रेड एनर्जी से टकरा जाता है। ये क्लैश काफी खतरनाक होती है। दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम एक बड़े से एनर्जी स्टॉर्म को बनते हुए देखते हैं। इस रिकॉइल फोर्स का फायदा उठा के दूर पहुंच चुका जियान पीछे मुड़ के कोल्ड आवाज में कहता है सीनियर शुरुआत से ऐसी एग्रेसिव मूव का इस्तेमाल करना क्या आपको सच में शोभा देता है और आपको मेरे खिलाफ ऐसी हेट्रेड दिखाने की क्या जरूरत है? ये कहते कहते जियान के पैरों के पास सिल्वरी लाइट फ्लैश हो रही थी। जो रेड एनर्जी के हिडन अटैक्स होते हैं एक एक करके जियान उन्हें डॉज कर रहा होता है। लगता है जियान के ऐसी मूवमेंट्स को देख के उस लाल रोशनी के गोले के अंदर के क्रीचर को भी सरप्राइज फील हुआ था। वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास ऐसे हाई लेवल की एजिलिटी टेक्निक होगी। भले इस क्रीचर के सामने जियान की कल्टिवेशन कुछ खास ना हो तो वो जियान को कहीं न कहीं एक्नॉलेज करने लगता है। वो कहता है मुझे इंसानों से मिले हुए हजारों साल हो चुके हैं। चलो तुम्हें निकलने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। ये इन्फर्नल कॉस्ट फॉरेस्ट के अंदर का एक मिस्टीरियस रियल्म है और इसे तुम बेशर्म इंसानों ने बनाया है। हजारों सालों पहले कुछ इंसानों ने मुझे इस जगह पे इसलिए बुलाया था जिससे मैं अपनी ट्रिबुलेशन को क्रॉस कर सकूं, लेकिन अंत में उन सभी ने मुझे धोखा देके इस रियल्म को बंद कर दिया और इस तरीके से मैं हजारों सालों से यहाँ पे सील हुआ पड़ा हूँ। जियान जिसकी बॉडी लगातार फ्लैश हो रही होती है वो कहता है सीनियर लेकिन उन सभी ने आपको यहाँ पे सील क्यों किया? उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। वो आवाज कहती है रिडिकुलस, एक लालची इंसान को कहीं से एक टूटी हुई तलवार मिल गई थी। मुझे उस इमोर्टल सोर्ड की स्पिरिट बनाना चाहता था। मैंने भी सोचा नहीं था कि मैं उन इंसानों की चालों में फंस जाऊंगा। वो चाहते थे कि मैं उनके सामने सरेंडर कर दूं और जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो कई इंसानों ने मिलकर मेरे शरीर को तबाह कर दिया। अब मेरी सोल बची रह गई है। उन 3 इंसानों के साथ फियर्स फाइट में मैं एक की जान लेने में सफल रहा था, लेकिन अफसोस की बात है कि वो दूसरा इंसान मुझसे बच गया। हालांकि मैंने उस डैम सोर्ड को तबाह करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मैंने भी सोचा नहीं था कि वो इतनी ज्यादा मजबूत होगी। यहाँ तक बोलते बोलते वो आवाज काफी ज्यादा कोल्ड हो चुकी होती है। वो क्रीचर कहता है ठीक है अब बात बहुत हो गई है, अब मैं तुम्हें डिवावर करूंगा। अचानक से हम लाइट क्रिस्टल को फ्लक्चुएट होते हुए देखते हैं। अगले पल में ये बहुत ही बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये एक रेड फायर ड्रैगन
होता है। ये अपने बड़े से मुंह को खोल के आसमान की तरफ एक दहाड़ मारता है, लेकिन इससे पहले हम इसे पहचान पाते हैं, हम आगे इस एपिसोड की एंडिंग पे। वैसे बात ऐसी कि मैं स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अधूरी फाइट को इस एपिसोड में इंक्लूड करना सही नहीं होगा। इस वजह से हम पूरे मामले को जानने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं अर्ली एक्सेस वीडियो को जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, सो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपके पास कुछ सजेशंस हो तो उन्हें कमेंट्स में शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट में हम जानने वाले हैं कि जिनलोंग और इस ड्रैगन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और क्या ये जियान का दुश्मन बनने वाला है या फिर गोल्डन ड्रैगन की तरह जियान की हेल्प करेगा। वैसे एक बात तो क्लियर है कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में इसके और जियान के बीच में होने वाली फाइट देखने को मिलेगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। जिनसे कल का वेट नहीं किया जा रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को। इससे हमारी तो हेल्प होगी, अभी अर्ली एक्सेस वीडियो को एंजॉय कर पाओगे। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।